हमारी YouTube फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कमरे की लाइट कर लीजिए बंद, कानों में हेडफोन लगा लीजिए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। मेरा नाम रविंद्र है। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं लॉकडाउन के दौरान एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा था। हालात ऐसे थे कि नौकरी मिलना आसान नहीं था और ऊपर से अस्पताल में स्टाफ की भारी कमी थी। मुझे और मेरे साथी अजय को वार्ड बॉय की नौकरी मिली थी। अजय मुझसे थोड़ा ज्यादा हिम्मती था, लेकिन मैंने पहली ही नजर में देख लिया था कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये उस हॉस्पिटल का असर था जहां हमने कदम रखा था। ये हॉस्पिटल शहर से दूर एक वीरान इलाके में था। चारों ओर घना जंगल और सूनी सड़कें थी। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे ये जगह इंसानों के लिए बनी ही न हो। पुरानी और जर्जर इमारतें, टूटी फूटी खिड़कियां और हर कोने से रिश्ती सीलन की बदबू, ये सब कुछ हमें ये एहसास दिला रहा था कि हमने गलत जगह नौकरी कर ली है। लेकिन मेरे घर हालात ऐसे थे कि नौकरी छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। जब हमें नौकरी के कागजात दिए गए तो वहां कुछ अजीब शर्तें लिखी थी। पहली शर्त, रात के समय हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर जाना मना है। दूसरी शर्त थी, मुर्दाघर में अकेले काम करने की अनुमति नहीं है। तीसरी शर्त थी, अगर किसी अज्ञात मरीज का शव मिले तो उसे डॉक्टर वर्मा के कहे बिना हाथ न लगाया जाए। चौथी शर्त थी, अगर रात के समय किसी मरीज को अस्पताल के अंदर भटकते देखो तो उससे बात मत करना और नजरें झुकाकर वहां से चले जाना। ये शर्तें किसी हॉस्पिटल के नियम कम और किसी अभिशप्त जगह की चेतावनी ज्यादा लग रही थी। हमने सोचा कि ये सब बस पुराने स्टाफ की अफवाहें होंगी, लेकिन जल्द ही हमें एहसास हो गया कि ये सब मजाक नहीं था। मेरी और अजय की पहली रात की ड्यूटी मुर्दाघर में लगी। अस्पताल के दूसरे हिस्सों की तुलना में मुर्दाघर ज्यादा ठंडा और अंधेरा था। बड़ी बड़ी स्टील की अलमारियों में लाशें रखी हुई थी और चारों तरफ एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। रोशनी बहुत कम थी, बस एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी जल रही थी जो इस माहौल को और भी भयानक बना रही थी। अजय ने मजाक में कहा, भाई पहली रात ही मुर्दाघर में ड्यूटी लगवा दी, ये तो अपने ही मरे हुए भाग्य है। मैंने जबरन हंसने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। अचानक फ्रीजर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे अंदर से खरोंच मार रहा हो। हम दोनों ठिठक गए। मैंने अजय की ओर देखा और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने भी वही सुना था। मैंने अजय के चेहरे पर डर को एकदम भांप लिया। उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अजय को तसल्ली दी और कहा, शायद कोई चूहा होगा। और मैंने ये कहते हुए धीरे धीरे फ्रीजर का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ठंडी जमी हुई लाश। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। है जैसे कोई घुर्रा रहा हो। अब हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अजय ने झट से टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हमें एहसास हुआ कि मुर्दाघर के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगा था। ठंडे माहौल के बीच ये बहुत अजीब था। अजय घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। हम मुर्दाघर में फंस चुके थे। तभी एक लोहे की ट्रॉली अपने आप खिसकने लगी। धीरे धीरे किसी अदृश्य ताकत ने
उसे पूरे कमरे में घसीटना शुरू कर दिया। ट्रॉली के पहिए घसीटने की चीखती आवाज पूरे मुर्दा घर में गूंजने लगी। अजय ने चीखते हुए दरवाजे पर लात मारी। कोई है? दरवाजा खोलो। मैं पीछे हटते हुए कोने में चला गया। तभी अचानक मेरे पीछे किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, तुम लोगों को इस वक्त रात में यहां नहीं रुकना चाहिए था। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक अधखुली फ्रीजर ट्रॉली में पड़ी लाश के होंठ हल्के से हिल रहे थे और उसकी आंखें सीधी मेरी ओर देख रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। तभी अजय ने किसी तरह दरवाजा खोल दिया और हम दोनों बाहर भागे। बाहर निकलते ही हमें राहत मिली, लेकिन अजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, रविंद्र, मैंने अंदर किसी को देखा था। किसे? मैंने घबराकर पूछा। एक आदमी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। इस बात को सुनकर मेरी रूह कांप गई। हम दोनों ने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। हमारे अंदर एक खौफ समाया हुआ था। उस खौफ को मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं, पर जैसे तैसे हमने वो रात निकाली। सुबह हो गई। अब सब कुछ शांत नजर आ रहा था, जैसे कि उस हॉस्पिटल में कुछ हुआ ही नहीं हो। हॉस्पिटल की नौकरी हमारे लिए आसान नहीं थी, लेकिन उस रात के बाद हमें एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था, ये एक शापित जगह थी और हमने अपनी जान के साथ बहुत बड़ा जोखिम ले लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद अजय और मैं दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमें मजबूरन अपनी नौकरी जारी रखनी पड़ी। हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को जब हमने ये सब बताया तो उन्होंने इसे हमारी कल्पना कहकर टाल दिया। कुछ नर्सों ने हंसते हुए कहा, यहां कई लोग आते हैं, डरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं जा पाते। उनकी बातों में एक अजीब सा सच था जो हमें धीरे धीरे समझ आने वाला था। अगली रात हमारी फिर से ड्यूटी मुर्दा घर में लगी। अजय बेहद घबराया हुआ था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि शायद हमें अपने दिमाग से ये सब वहम निकाल देना चाहिए। हम दोनों जैसे ही मुर्दा घर में दाखिल हुए, अंदर का माहौल सामान्य से ज्यादा ठंडा था। अजय ने बुदबुदाते हुए कहा, रविंद्र, कुछ सही नहीं लग रहा। आज हवा में अजीब सा सन्नाटा है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने लाशों को गिनना शुरू किया, हमारी रूह कांप गई। एक लाश गायब थी। स्टील की ट्रॉलियों में रखी लाशों की गिनती पूरी नहीं थी। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। अचानक लाइट टिमटिमाने लगी। कमरे के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार से चिपककर हमें देख रहा हो। फुसफुसाहटें, धीमी और डरावनी फुसफुसाहटें पूरे कमरे में गूंजने लगी। रविंद्र, वो देख। अजय ने कांपती उंगली से कोने की तरफ इशारा किया। कोने में रखी एक लाश खुद ब खुद उठकर बैठ गई थी। उसके सूखे काले होठों से खून टपक रहा था। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो हमारी तरफ देख रही थी। उसके होठों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके होठों को सुई धागे से किसी ने सिल दिया हो। वो अपने सिले हुए होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। वो कह रहा था, तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला लूंगा। उसकी बात को सुनकर हम दोनों भौचक के रह गए। आखिर हमने ऐसा क्या था जो हमें ही पता नहीं। डर की वजह से हमारा शरीर ठंड के दिनों में भी पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अजय चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। मैंने भी दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं।
पीछे से खरोंचने की आवाजें आने लगी। अजय ने कांपती आवाज में कहा, कोई हमारे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई चीज काली, लंबी, पतली और हड्डियों जैसी अंधेरे में से बाहर आ रही थी। उसका चेहरा एक गड्ढे जैसा खाली था और उसकी सांसों की आवाज इतनी भारी थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। तुमने हमें देखा है, अब तुम बच नहीं सकते। अजय ने जोर से चीखते हुए पास पड़ी एक लोहे की ट्रॉली उठाई और उस पर दे मारी, लेकिन वो चीज बिल्कुल नहीं हिली। फिर अचानक उसका हाथ अजय की गर्दन पर पड़ा और उसके बाद जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अजय की गर्दन पकड़ते ही उसकी पूरी बॉडी तेजी से सिकुड़ने लगी। उसके चेहरे पर डर और दर्द की भयानक मिलीजुली चीख गूंज उठी। उसका शरीर सूखने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी त्वचा हड्डियों से अलग होने लगी। उसकी सांसें घुटने लगी। मैंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो चीज अब तक उसे पूरी तरह पकड़ चुकी थी। अजय के मुंह से खून की उल्टी निकली, उसकी आंखें सफेद पड़ गई और अगले ही पल उसका पूरा शरीर सिकुड़कर एक मरी हुई लाश में बदल गया। मैंने डर और सदमे से चीख मारी। उस चीज ने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा अचानक खुद ही खुल गया और मैं बाहर गिर पड़ा। पीछे देखा तो मुर्दाघर का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो चुका था। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक गहरी डरावनी चुप्पी। मैं किसी तरह बाहर भागा और सीधे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर वर्मा के पास गया। मुझे हांफते हुए देखकर उन्होंने बस एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने कहा था मुर्दाघर में अकेले मत जाना। मैंने कांपते हुए पूछा, ये सब क्या है? अजय कहाँ गया? डॉक्टर वर्मा ने मुझे सीधा देखा और बोले, अजय अब इस दुनिया में नहीं है और अगर तुमने ज्यादा सवाल पूछे तो तुम भी नहीं रहोगे। अजय की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल में किसी को परवाह नहीं थी। जब मैंने डॉक्टर वर्मा को सब बताया तो उनके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। उल्टा उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, यहां सवाल पूछने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। रविंद्र, अगर अपनी जान चाहते हो तो चुपचाप काम करो और भूल जाओ कि अजय कभी तुम्हारे साथ था। उनकी बातों में एक अजीब सा ठंडापन था, जैसे उन्होंने पहले भी किसी की मौत देखी हो और अब उसे महसूस भी न कर पाते हो। अगली सुबह जब मैंने अजय के बारे में बाकी स्टाफ से पूछा तो सभी ने अजीब प्रतिक्रिया दी। अजय? कौन अजय? नर्सों, वार्ड बॉयज, यहां तक कि हॉस्पिटल के गार्ड्स को भी अजय की कोई याद नहीं थी, जैसे वो कभी यहां काम ही नहीं करता था। मैं चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? कल रात तक अजय मेरे साथ था, उसकी मौत मेरे सामने हुई थी, लेकिन सभी बस मुझे घूरते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। तभी डॉक्टर वर्मा मेरे पास आए और धीरे से बोले, रविंद्र, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वरना अगले नंबर पर तुम होगे। अजय जैसे कभी था ही नहीं। उसकी फाइलें गायब, उसका नाम ड्यूटी रोस्टर से मिटा दिया गया। लेकिन मैं जानता था कि ये सब झूठ है। कुछ तो था इस हॉस्पिटल में, कुछ बहुत भयानक। डर के बावजूद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस हॉस्पिटल का सच जानकर रहूंगा। उस रात मेरी ड्यूटी फिर से मुर्दाघर में लगी, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार था। मैं अपने साथ एक छोटा कैमरा और एक हवन की राख लेकर गया, जो मेरी दादी ने मुझे कभी बुरी आत्माओं से बचने के लिए दी थी। रात के ठीक 3 बजे मुर्दाघर के भीतर अजीब हरकतें शुरू हो गई। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी
मौत की गंध और तेज हो गई। फ्रीजर से लाशों को खींचने वाली स्टील की ट्रॉलियां अपने आप हिलने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तेज आवाज में ताला लगने की आवाज आई। अब मैं अंदर फंस चुका था। मुझे अपने ठीक पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोने में एक लाश धीरे धीरे उठ रही थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसका जबड़ा पूरी तरह खुला था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वो मेरी तरफ देखने लगी और फिर उसने वो शब्द कहे जिससे मेरी रूह कांप गई। रविंद्र, अब तुम्हारी बारी है। भागने की कोशिश और आत्मा का प्रकोप। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी कमरे में रखे सारे फ्रीजर अपने आप खुलने लगे। अब वहां सिर्फ लाशें नहीं थी, बल्कि वो सब उठ रही थी, मेरे पास आ रही थी। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हमारी जगह खाली कर दो। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी एक भयानक चीज हुई। कमरे के एक कोने से एक आदमी बाहर आया, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसके हाथ और पैर उल्टे थे, उसकी त्वचा काली और सूखी थी और उसके लंबे धारदार नाखूनों से खून टपक रहा था। वो अजय था, लेकिन अब इंसान नहीं रहा था। तूने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं वापस नहीं आ सकता। रविंद्र, तुझे भी मेरे साथ आना होगा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं अजय, तुम मर चुके हो। तुम्हें शांति चाहिए, मुझे मत मारो। लेकिन अजय धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था, भागो या मरो। मैंने जल्दी से अपनी जेब से हवन की राख निकाली और अजय पर फेंकी। तुरंत ही उसकी त्वचा जलने लगी और उसने दर्द में चीख मारते हुए कहा, तू बच नहीं पाएगा। रविंद्र, ये हॉस्पिटल तुझे नहीं छोड़ेगा। इतना कहते ही पूरी जगह जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। फ्रीजरों के दरवाजे तेज आवाज के साथ बंद होने लगे और काली परछाइयां तेजी से गायब होने लगी। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं पूरी ताकत से बाहर भागा। सीधा भागते हुए मैं डॉक्टर वर्मा के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर, वहां भूत है। अजय वहां था। वो जिंदा नहीं था, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। डॉक्टर वर्मा ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैंने कहा था ना रविंद्र, अगर तुमने सवाल पूछे तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, उल्टा वो मुझे एक शिकारी की तरह घूर रहे थे। ये हॉस्पिटल एक श्रापित जगह है और जो यहां मरता है वो कभी यहां से बाहर नहीं जा सकता। अब मैं समझ चुका था, ये हॉस्पिटल मौत की नगरी थी और मैं फंस चुका था। डॉक्टर वर्मा की आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। उनके चेहरे पर न डर था, न पछतावा, बस एक ठंडी मुस्कान। तो अब तुमने सच जान लिया रविंद्र। मैंने तेजी से सिर हिलाया। मेरी सांसें अब भी तेज थी। तुमने कहा था कि यह हॉस्पिटल श्रापित है। आखिर ये सब क्या है? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन अब मैं सच जाने बिना नहीं रुकने वाला था। डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठे। तुम्हें लगता है यह हॉस्पिटल सिर्फ एक मेडिकल संस्थान है? नहीं, ये एक मौत की फैक्ट्री है। यहां सिर्फ वे लोग बचते हैं जो इस खेल में शामिल हो जाते हैं। मैंने हैरानी से कहा, खेल? कैसा खेल? डॉक्टर वर्मा की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। हर साल इस हॉस्पिटल में कुछ गिने चुने लोग काम पर रखे जाते हैं और फिर उनमें से कुछ को बलि चढ़ा दिया जाता है। ये हॉस्पिटल जिस जगह बना है
वहां सैकड़ों साल पहले एक काला अनुष्ठान किया गया था। उस समय यहां तांत्रिकों का एक गुप्त समूह रहता था जो अमरत्व पाने के लिए इंसानों की बलि दिया करता था। फिर अंग्रेजों के समय में उन सभी तांत्रिकों को जिंदा जलाकर मार दिया गया, लेकिन उनकी आत्माएं यहां हमेशा के लिए रह गई। तब से लेकर अब तक जो भी इस हॉस्पिटल में आता है उसे इन आत्माओं की भूख मिटाने के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। यही वजह है कि अजय को भी मार दिया गया और अब तुम्हारी बारी है। मेरा शरीर कांपने लगा। लेकिन तुम इस हॉस्पिटल में क्यों हो? डॉक्टर वर्मा हल्का सा हंसे। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस शराब के साथ समझौता कर लिया है। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी, काली परछाइयां दीवारों से निकलने लगी और कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, रविंद्र, डॉक्टर वर्मा ने कहा। उनकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा। अब बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं भी अजय की तरह मर जाता या मैं इस जगह से भागने का कोई तरीका निकालता। मैंने अपनी जेब में रखी हवन की राख को कसकर पकड़ा। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। अगर यह हॉस्पिटल श्रापित है तो इसका इलाज भी होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने पूरी ताकत से कमरे के चारों ओर राख फेंकनी शुरू की। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, काली परछाइयां दर्द से चीख उठीं। दीवारों पर जलने के निशान बनने लगे। डॉक्टर वर्मा की आंखें लाल हो गई। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से दादी का दिया हुआ ताबीज निकाला और जमीन पर एक रक्षा रेखा बना दी। तभी पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। अब यह हॉस्पिटल नहीं रहेगा, अब यह शुद्ध होगा, मैंने जोर से कहा। चारों तरफ तेज रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई दैवीय शक्ति इस श्राप को खत्म कर रही हो। डॉक्टर वर्मा दर्द से चिल्लाने लगे और उनका शरीर धीरे धीरे भस्म में बदलने लगा। तुमने ये सब बर्बाद कर दिया, लेकिन ये खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। उनकी आवाज कमरे में गूंजती रही। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल के बाहर पड़ा था। पूरा हॉस्पिटल गायब हो चुका था। सिर्फ एक वीरान मैदान बचा था जहां कभी वो श्रापित जगह थी। अजय अब नहीं था, लेकिन मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी होगी। मैं बच गया था, लेकिन ये अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैंने ये नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट आया, लेकिन अब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, रविंद्र, हमारी जगह खाली कर दो।